Hello everyone, welcome back to your online class. Today topic is know your fundamental rights. अपने मौलिक अधिकारों को जानो. First we should know what is fundamental rights. Fundamental rights होते क्या हैं? तो ऐसे rights जो हमारे लिए मौलिक है ना, और बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं और इसीलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन की साइड से हर सिटीज़न को दिए जाते हैं, वही हमारे मौलिक अधिकार कहे जाते हैं. ठीक है, इनमें जो गवर्नमेंट है वो भी इंटरफेयर नहीं कर सकती. ठीक है, सिर्फ इमरजेंसी के टाइम में तो वो उनको हटा सकती है, अदरवाइज़ हमें फंडामेंटल राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की भी अथॉरिटी है. ओके, हमें फंडामेंटल राइट्स संविधान की तरफ से दिए गए हैं. संविधान के पार्ट 3 भाग 3 के द्वारा जो सिटीज़न है यहाँ के 7 मौलिक अधिकार दिए गए. ठीक है, 7 जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था उस समय की बात कर रही हूँ मैं. फिर 1979 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 44वें संविधान संशोधन. ठीक है, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. इसमें क्या किया गया, जो संपत्ति का अधिकार है, ठीक है, राइट ऑफ फ्रीडम है, उसको हटा दिया गया क्योंकि लोग उसका मिसयूज़ कर रहे थे, है ना, तो इसलिए इसको हटा दिया गया. अभी हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं है. तो इस तरीके से अब हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6. अब इन 6 फंडामेंटल राइट को हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, फर्स्ट वन इज राइट ऑफ इक्वेलिटी, समानता का अधिकार. आर्टिकल 14 to 18, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार गिवन है. समानता का मीन्स होता है इक्वेलिटी, मीन्स हम सब क्या हैं, इक्वल है. अब आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग हमें कानून के समक्ष समानता मिली हुई है. मीन्स अगर हम किसी भी कोर्ट में जाते हैं या ना, या फिर कोई भी लॉ अप्लाई हो रहा है तो वो सबके लिए इक्वली अप्लाई होगा. ठीक है, और इसमें एक चीज़ और है, जो SC ST हैं उनके साथ पास्ट में बहुत ज़्यादा बुरा बिहेव होता था. ठीक है, तो अब ऐसा ना हो इसके लिए क्या किया गया है, एक एक्ट बनाया गया है 1989 में, जो किसके लिए है, SC ST के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, जिससे इनको इक्वेलिटी का राइट मिले. ठीक है, अब इसी के अंतर्गत आता है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में. इसका मीन्स क्या है, जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उन्हें क्या मिला जाता है, उनके काम से छुट्टी मिलती है. पहले ये 12 वीक्स की थी, है ना, और अब इसको बढ़ा के 26 वीक्स कर दिया है. इस टाइम में वो लीव लेके अपने घर से भी काम कर सकती हैं, फिर परमानेंट लीव भी ले सकती हैं. ओके, इसी के अंतर्गत आपका आता है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम. जो दिव्यांग लोग हैं, ठीक है, उनके साथ हम किसी भी तरह का पार्शियलिटी नहीं दिखा सकते. अगर ऐसा किया गया तो 2 ईयर्स तक कैद की सज़ा है और मैक्सिमम 5 लाख तक के जुर्माने की सज़ा है. ठीक है, अब इसी में अगर हम नेक्स्ट की बात करें, आर्टिकल 15 में सामाजिक समानता का राइट दिया हुआ है. मीन्स हम सबको समाज में समानता मिलेगी, हमसे धर्म, वंश, जाति, लिंग, बर्थ प्लेस, किसी भी तरह से पार्शियलिटी नहीं दिखाई जा सकती. ओके, और जो सामान्य जाति के कमज़ोर वर्ग होते हैं, मीन्स जो जनरल कास्ट के उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, उनके लिए EWS की व्यवस्था की गई है. इसमें क्या है, जो सरकारी नौकरियां मिलेंगी, शैक्षिक संस्थान है, उसमें 10% का हमें क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा. ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 16 में लिखा है कि जो सरकारी नौकरियां हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उसमें हमारे साथ कोई भी पार्शियलिटी नहीं दिखाई जाएगी. और अस्पृश्यता का उन्मूलन ये आर्टिकल 17 में गिवन है कि अनटचेबिलिटी नहीं होगी. जैसे पास्ट में आपने देखा था लोगों के साथ अस्पृश्यता का बिहेव किया जाता था. ठीक है, छुआछूत का बिहेव चलता था, वहाँ पे उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं होता था, तो इस चीज़ का एंड किया गया. आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया, टाइटल्स का. मीन्स पहले लोग टाइटल दे देते थे एक दूसरे को, है ना, तो अब ये सब बंद हो गया है. अब नेक्स्ट राइट है आपका मेनली राइट ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार. आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है. इसमें क्या है, आप सबको फ्रीडम मिली हुई है. ठीक है, जैसे आप अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं. आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग आपको अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, कुछ भी भाषण दे सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये आपको फ्रीडम है. इसके साथ ही साथ आपको सूचना का अधिकार मिला है, राइट टू एजुकेशन. आप किसी भी चीज़ की सूचना प्राप्त कर सकते हैं. ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है. नेक्स्ट है आपका निशस्त्र व शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता. मीन्स आप बिना
शस्त्रों के, मीन्स आपके पास अगर कोई हथियार नहीं होंगे तो आप मीटिंग्स कर सकते हैं। ओके, आपको फ्रीडम है, आप किसी भी देश में जाके रह सकते हैं, किसी भी समुदाय या संघ बना सकते हैं, कोई भी कम्युनिटी बना सकते हैं, है ना, कहीं पर भी काम कर सकते हैं। और अगर आपका अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, मीन्स आपका क्राइम प्रूव नहीं हुआ है, तो आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, है ना। और अगर हम बात करें आर्टिकल 21 की, तो इसमें आपका मेन राइट है जीवन की स्वतंत्रता का। आप अपनी लाइफ की फ्रीडम है, आपको अपनी जीवन बचाने की स्वतंत्रता मिली हुई है ना। इसके साथ ही आगे दिया हुआ है मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017, मतलब जो इंसान मेंटल लेवल पर डिस्टर्ब्ड है तो हम उसके साथ कोई भी पार्शियलिटी नहीं दिखा सकते। अब इसी में 21(1) जोड़ा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्या था, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। मीन्स हर बच्चे को जो 6 से 14 साल के बीच में आता है उसे फ्री एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है, कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन दी जाएगी। 18(6) कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, जिसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई कि सबको जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उन्हें फ्री एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 22 में एक निवारक निरोध भी दिया हुआ है। इसमें क्या है, किसी प्रकार का अपराध किए जाने से पहले और बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया की नज़रबंदी। मीन्स अगर गवर्नमेंट को शक है कि आप कुछ गलत कर सकते हैं तो वो आपको अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, नज़रबंद कर सकते हैं। मीन्स किसी के कांटेक्ट में आने से आपको रोक लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट सोशल एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, शोषण। जब आपके साथ कुछ गलत बिहेव होता है उसे ही हम शोषण कहते हैं। अब वो किसी भी तरीके का हो, आपके साथ ज़बरदस्ती कराई जा रही है, तो आर्टिकल 23 से 24 में ये अरेंजमेंट किया गया है, कोई भी इंसान किसी दूसरे का शोषण नहीं कर सकता, एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता। जैसे कोई मनुष्य को खरीद या बेच नहीं सकता, स्पेशली महिलाओं को और बच्चों को। नेक्स्ट, बेगार का निषेध, मीन्स बिना सैलरी के आपसे वर्क नहीं करा सकता। नेक्स्ट है बाल श्रम का निषेध, आर्टिकल 24 में व्यवस्था की गई है, जिन बच्चों की एज 14 ईयर्स से कम है उन्हें कहीं भी कारखानों, है ना, किसी भी डेंजर जगह पर काम करने नहीं दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 to 28 में गिवन है। इसका मतलब क्या है, जैसे आपको पता है जो हमारा देश है वो धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है, सेक्युलरिज्म है, इसमें किसी भी धर्म को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है, ठीक है। वो धर्मनिरपेक्ष मीन्स वो किसी कोई भी धर्म राजधर्म नहीं है ना। और सब लोग अपने धार्मिक रूप से स्वतंत्र हैं, वो कोई भी धर्म अपना सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आर्टिकल 25 में गिवन है कि आप अपने धर्म को प्रचार कर सकते हैं, है ना। 26 में जो धर्म से रिलेटेड कार्य हैं उनकी मैनेजमेंट कर सकते हैं, है ना। और आर्टिकल 27 में गिवन है कि आप अपने धर्म की उन्नति के लिए, है ना, टैक्स दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। मीन्स आपको देना है तो आप दे सकते हो, फ्री हो, और कोई नहीं देना चाहता तो उसको ज़बरदस्ती टैक्स नहीं ले सकते आप। ओके, आर्टिकल 28 में गिवन है कि जो पर्सनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा भी दी जा सकती है। मीन्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में नहीं दी जा सकती और प्राइवेट में दी जा सकती है, लेकिन इसमें किसी भी बच्चे को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो किसी दूसरे धर्म की एक्टिविटी में ज़बरदस्ती पार्टिसिपेट करे। ओके, नेक्स्ट वन इज राइट्स रिलेटेड टू कल्चर एंड एजुकेशन, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 to 30, 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। इसमें क्या है, आर्टिकल 29 में गिवन है कि जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है, मीन्स जिनकी संख्या कम है, उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा, कि मतलब उनके साथ कुछ भी गलत ना हो। ऐसे जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी हैं, वो अपनी भाषा, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर उसको सुरक्षित रख सकते हैं, उनको ये पूरा राइट्स है, ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिकल 30 में गिवन है कि जो माइनॉरिटी है वो अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकती है और उन पे प्रशासन भी कर सकती है, ठीक है। मीन्स जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपनी अलग से शिक्षण संस्थाएं बना सकते हैं, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जिससे जो उनका कल्चर है वो लुप्त ना हो जाए, मतलब कहीं बिल्कुल ख़त्म ही ना हो जाए, ठीक है। तो उसको बढ़ाने के लिए उनको ये राइट्स मिला हुआ है कि वो कोई भी शिक्षण संस्था खोल सकती हैं अपने लिए, ठीक है, और उन पर प्रशासन भी कर सकती हैं, उन पर शासन भी चला सकती हैं।
ओके। नेक्स्ट 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, जिसमें क्या करा, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी टाइम पहले बताया है ना। और लेकिन इसमें ये नहीं है कि जो अल्पसंख्यक है वो शिक्षण संस्थाएं की स्थापना करेंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी, है ना, कि हम पे संपत्ति का अधिकार नहीं है, तो ये उस चीज़ में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। नेक्स्ट वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आपका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर ने इसको संविधान की हृदय और आत्मा कहा है, सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और जो भूतपूर्व चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा था ये भारतीय संविधान का सर्व प्रमुख लक्षण है, मीन सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, ओके। अब इसमें ऐसा क्या है, तो इसमें ये व्यवस्था की गई है कि अगर कोई भी हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हनन करता है, मीन्स उनका पालन नहीं करता है, चाहे वो राज्य ही हो चाहे कोई इंसान ही हो, तो उसके अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। अपने फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उस पर केस डाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए ही अम्बेडकर साहब ने इसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। आप इसके भी टाइप्स हैं, इसके अंदर क्या क्या आता है, तो वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट वन इज हैबियस कॉर्पस आर्टिकल्स, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। इसमें क्या होता है, जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है, ठीक है, उसको ये राइट्स है कि वो अपना रीज़न जान सके। एक तो ये है कि वो 24 आवर्स के अंतर्गत, मतलब 24 घंटे के अंतर्गत न्यायाधीश के सामने जाना चाहिए, जज के सामने, है ना। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो उसको रिहा कर दिया जाएगा। और वो ये भी उसे जानने का राइट है कि वो पूछ सके, रीज़न बताओ कि मुझे क्यों अरेस्ट किया गया है, ओके। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपका नेक्स्ट वन इज मैंडामस परमादेश लेख। परमादेश इसका मतलब होता है आज्ञा देना, ऑर्डर देना, ठीक है। मतलब क्या है, अगर कोई इंसान किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है तो जो कोर्ट हैं वो अपने अंडर वाले कोर्ट को ऑर्डर दे सकते हैं कि आप अपनी ड्यूटीज़ का पालन करें, ओके। नेक्स्ट वन इज प्रोहिबिशन, प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध का मीन्स क्या होता है, रोकना। जैसे अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, उनके नीचे जितने भी कोर्ट्स होते हैं ना, छोटे छोटे कोर्ट, जिला न्यायालय, है ना, तो इन सबको रोकने का राइट होता है इन लोगों को कि अगर ये किसी ऐसे केस की सुनवाई कर रहे हैं जो इनके एरिया से बाहर है, इनके क्षेत्र में नहीं आता, तो वो उनको रोक सकते हैं। प्रतिषेध का मीन्स क्या होता है, रोकना, ओके। नेक्स्ट वन इज सेंटियरी, उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण का मतलब होता है पूर्णतः सूचित करना। अब जो आपके हाई कोर्ट हैं, है ना, और सुप्रीम कोर्ट हैं, तो वो अपने अधीनस्थ न्यायालय जो उनके अंडर कोर्ट आते हैं उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, सूचना ले सकते हैं कि आपने जिस कोर्ट पे आप फैसला ले रहे हो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दो। अब वो ऐसा क्यों करते हैं, जब वो अपने एरिया से बाहर का केस देखते हैं तब ऐसा होता है, तो उनसे ऊपर वाला कोर्ट उनसे पूछताछ करता है कि आप हमें इन्फॉर्मेशन दो इस केस के बारे में, ओके। एंड लास्ट वन इज क्यू वारंटो, अधिकार प्रच्छलिक। अब इसमें क्या होता है, अधिकार के बारे में पूछना, मीन्स कि आप किस राइट से ये सब कर रहे हैं, आपके पास राइट क्या है। जैसे कोई छोटा कोर्ट किसी बारे में डिसीजन ले रहा है, वो उसके कंट्रोल में नहीं है ना, या फिर अपनी पोस्ट का गलत यूज़ कर रहा है, मिसयूज़ कर रहा है, तो उससे पूछा जाता है कि आपको किस राइट से आप ऐसा कर रहे हैं, ओके। तो ये थे आपके फंडामेंटल राइट्स। अब ये फंडामेंटल राइट्स किस समय हमारे यूज़ में नहीं आते, अगर कोई युद्ध हो जाए, है ना, वॉर हो, बाहरी आक्रमण हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, मीन्स इंडिया के अंदर अगर ऐसा कुछ हो जाए कि लोग फाइट करने लगे, है ना, हथियारों के साथ, तो उस समय ये सब फंडामेंटल राइट्स हमारे नहीं रह जाते। हमें सिर्फ अपने जीवन की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा करना, हमारा फंडामेंटल राइट्स हमारे पास रहता है और कोई नहीं रहता है, ठीक है। आई होप आपको पूरा वीडियो क्लियर हो गया होगा, सारे फंडामेंटल्स ईजिली समझ में आ गए होंगे, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।